से ही इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हुए हैं तो अब आपको आवाज सुनाई देना शुरू हो गई है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है जी, नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी है, वो हमने ऑब्जर्व करनी है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हमने ये चेक करना है कि क्या साउंड रिफ्लेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हमारा टॉपिक है। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एको भी कहते हैं या इको भी पढ़ते हैं, इसको इको या एको भी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको या इको, ठीक हो गया। अब रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है टकरा कर वापिस आना, बाउंस बैक होना। क्या पढ़ा था जी? बाउंस बैक, टकराना और टकरा के वापस आ जाना। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैं इस क्लास में बोल रहा हूं और अब तक हमने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं आपने सुने हैं, उसके अंदर एक चीज कॉमन थी, क्या कि मेरी आवाज गूंज रही थी, उसकी गूंज आती थी। एक्चुअली वही साउंड का रिफ्लेक्शन है। अभी भी जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर के दौरान आपको मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो एक्चुअली ये मैकेनिज्म क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अब इस मैकेनिज्म के अलावा कुछ एग्जांपल दें। फर्ज करें आप लोग क्लैप करते हैं, ताली बजाएं कमरे के अंदर, या आप बोलें, आपकी आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है, यही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको या इको कहते हैं। अब सवाल ये कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती कैसे है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कराने का बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। फर्ज कर लें कि यहाँ कोई आदमी ठहरा हुआ है और ये यहाँ से ठहर कर बोलना स्टार्ट करता है। अब जो ये बोलेगा इसके मुंह से साउंड वेव निकलेंगी और वो साउंड वेव आगे की तरफ प्रोपिगेट करेंगी, ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ फर्ज कर लें हमारे पास कोई फ्लैट वाल है, ऐसी वाल जो बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट से मुराद क्या था कि उससे जाके वाइस टकरा के वापस आए। शर्त यह है कि इस कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हार्ड हो, सॉफ्ट कोई ना हो। सॉफ्ट से मुराद यहाँ कपड़े ना ठहरे हो, पर्दे ना ठहरे हो, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो ये जो हमारे पास सरफेस यूज़ कर रहे हैं, ये सरफेस हार्ड हो और उसके साथ साथ कौन सी होनी चाहिए, फ्लैट सीधी सरफेस हो, ताकि इससे जो वॉइस जाए, साउंड जाए, टकराए, टकराने के बाद वो क्लियरली वापस आ सके। अच्छा, अब ये साउंड जा रही है, टकराई है, टकराने के बाद ये दोबारा बाउंस बैक हो जाती है। इस तरह बाउंस बैक होने के बाद ये जो हमें सुनाई देती है, तो इसका रिफ्लेक्ट होके वापस आने का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो मैकेनिज्म है, इसको क्या नाम दिया जाता है, एको या इको या एको। अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको के अंदर समझने वाली बात यह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दोनों सिमिलर चीज़ें, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये होगा कि यहाँ से वॉइस गई, टकराई, टकराने के बाद वापस आ चुकी है, मतलब पहले टकराई है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है, रिफ्लेक्शन के बाद आपको उसकी गूंज सुनाई दी। एको का मतलब क्या होता है, गूंज, ठीक है। तो पहले टकराई है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है और उसके बाद ही आपको इसकी इको या एको सुनाई दी है। अब सवाल यह है कि अगर रिफ्लेक्शन ना होती तो क्या आपको उसकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती, ना सुनाई देती। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है ये क्या है, इसकी काज, वजह, और उस वजह का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगी हमारे पास, गूंज, यानी एको या इको कहते हैं। क्लियर हो गई। तो ये हम अब यूं कह सकते हैं, अगर हम इसको कहा जाए तो ये जो हमें एको सुनाई दी है, ये हमारे पास है उसका इफेक्ट। ये क्या है, इसका इफेक्ट। और रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी कॉज है। अगर वजह ही ना होती, रिफ्लेक्शन ही ना होती, तो कभी हमें इसकी एको सुनाई ना देती। तो ये बात एक जो हम मेंटली हमारा माइंड सेट ये कहता है कि ऐसा हुआ है। बट हमारी बुक के अकॉर्डिंग और एक्सरसाइज में भी एक सवाल दिया हुआ है कि क्या साउंड की रिफ्लेक्शन और एको सिमिलर थिंग्स हैं, और अक्सर बुक्स के अंदर यही जवाब लिखा हुआ है और बोर्ड में भी यही आंसर करेक्ट होता है कि यस, बोथ आर
सिमिलर थिंग, यानी आवाज़ का टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन है और उसी रिफ्लेक्शन को ही एको कहते हैं। और हमारी बुक में अब ये डेफिनेशन पढ़े लिखी गई है कि जब एक साउंड वेव जाके किसी मीडियम से टकराए, टकरा के वापस आने का नाम एको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं। ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहे ब्लू कलर में, वहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बुक को फॉलो करेंगे, बुक के मुताबिक ही चलेंगे, बट ये बात आपको टेक्निकली पता होना चाहिए। अगर हम प्रिसाइजली जाके इसको ऑब्जर्व करें तो ये पहले ये फिनोमेना होगा, उसके बाद ही हमें ये चीज़ सुनाई देगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये काज है और ये इफेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू बुक हम कहेंगे यस बोथ आर सिमिलर थिंग। और बोर्ड की में भी यही चीज़ वो होती है, वो कहते हैं कि इसमें ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो आपने उसमें जब सवाल पूछा जाएगा तब भी आपने दोनों में सेम चीज़ें कहनी होगी। अब इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एक एक्टिविटी के ज़रिए कि हमें दीवार से कितना दूर ठहरना चाहिए। सवाल क्या है कि हमें दीवार से कितना दूर ठहरना चाहिए, या हमारे कमरे की लंबाई चौड़ाई या एरिया उसका कितना होना चाहिए, यानी वो तमाम दीवारें हमसे कितनी दूर हों कि हमें वापस हमारी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। सवाल क्या है कि कितना डिस्टेंस हो कि उस डिस्टेंस पे हम दीवार से ठहरें तो हमारी आवाज़ हमें क्लियर सुनाई दे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या जो एको है जिसको हम गूंज कहते हैं, ये क्लियर हमें सुनाई दे। इसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो अब हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रॉपर डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक जो हमारा रूम है, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट कुछ जगहों पे 23 डिग्री होता है, कहीं 25 और कहीं 27। रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट हमें पता है जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब आप ये बात याद रखिएगा कि जब हम यहाँ से बोलते हैं ना, ये ऑब्जर्व किया गया कि ह्यूमन माइंड में एक साउंड जो है ना वो तकरीबन 0.1 सेकंड के लिए रह सकती है। कितने सेकंड के लिए? और ये एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर माइंड फॉर 0.1 सेकेंड। आपने कोई आवाज़ सुनी है तो आपको वो आवाज़, फर्ज करें मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की आवाज़ आपके माइंड में पहुँची कानों के थ्रू, बट वो 0.1 सेकंड तक रही। 0.1 सेकंड के बाद अगली वॉइस, फिर उसके बाद अगली वॉइस, उसके बाद अगली वॉइस, यानी ये जो 0.1 है ये वो टाइम है जो एक आवाज़ को इस टाइम तक हमारे माइंड में ये आवाज़ रह सकती है। इसका मतलब यहाँ से बात क्लियर हुई कि अगर हम क्लियर एको सुनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले जो आवाज़ भेजनी है वो जब हम तक पहुंची है 0.1 सेकंड गुजरने के बाद दूसरी एको आनी चाहिए। ऐसे ही है ना, ताकि पहले वाली ख़त्म हो चुकी हो फिर दूसरी है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो इट्स मीन 0.1 सेकेंड टाइम होना चाहिए दूसरी सेकंड एको को आने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस पर इस आदमी को ठहरना चाहिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, S=VT। स्पीड इसमें रूम टेम्परेचर पर कितनी है, 340 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड। तो इसकी कैलकुलेशन करें, 340 मल्टीप्लाई 1/10 कैंसिल हो जाएगा, जवाब कितना आएगा, 34 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34। ये वो डिस्टेंस है जो साउंड ने यहाँ से जाकर वापस आने में कवर किया। इसका मतलब उस साउंड ने जाते हुए 17 मीटर कवर किया और वापस आते हुए भी 17 मीटर कवर किया। तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए कि कितने डिस्टेंस पर ठहरे। तो डिस्टेंस फॉर वन साइड या एक साइड का डिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे, 34/2 आंसर कितना आएगा, 17 मीटर। तो ये वो एक्यूरेट डिस्टेंस है जितना कि हम दीवार के करीब ठहरें और हमें हमारी आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। और एक मरतबा जो हम रिफ्लेक्शन सुनेंगे ना, एको गूंज सुनेंगे, वो जब सुनेंगे 0.1 सेकंड के बाद दूसरी फिर आएगी, फिर 0.1 सेकंड के बाद तीसरी आएगी। यानी अगर आप 17 मीटर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर चले गए तो फिर क्या होगा, आपको जो गूंज सुनाई दे रही होगी, आवाज़ें सुनाई देगी, साउंड की रिफ्लेक्शन, वो अभी पहली आपके माइंड में ख़त्म नहीं हुई होगी, दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 17 मीटर से दूर ठहर जाएं फिर क्या होगा, आप आवाज़ एक रिफ्लेक्शन सुनेंगे, वो आपके माइंड में कुछ 0.1
0.1 सेकंड के लिए रही, फिर आपका माइंड कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा। अगली जो रिफ्लेक्शन आएगी उसमें और जो पहले वाली रिफ्लेक्शन थी उसकी डिसअपीयरिंग में टाइम कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए जो परफेक्ट टाइम है हमारा वो कितना है, 17 मीटर। 17 मीटर डिस्टेंस पर आपको जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो एक्यूरेटली सुनाई दे सकती है। तो ये हमने इसको चेक कर लिया कितने डिस्टेंस पर ठहरना है। और ये सारी की सारी क्या है, एमसीक्यूज हैं। ये भी एमसीक्यू है और ये भी एमसीक्यू है कि कितने डिस्टेंस पे ठहरना चाहिए क्लियर एको सुनने के लिए, तो 17 मीटर डिस्टेंस पे ठहरना चाहिए। अच्छा, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये चेक करना है कि साउंड की रिफ्लेक्शन होती है या नहीं होती। अब मुझे बताएं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया था कि जहां भी रिफ्लेक्शन होगी, वेव की हो, साउंड की हो, जिस भी चीज की, क्या होना चाहिए वहां पे, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। ये पहचान थी किसकी, रिफ्लेक्शन की। हम अब एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के जरिए चेक कर रहे हैं कि अगर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे तभी हमें आवाज़ सुनाई देगी और तभी रिफ्लेक्शन होगी। अगर ये बराबर ना हुए तो हमें रिफ्लेक्शन सुनाई नहीं देगी। अगर फर्ज कर लें ऐसा हो जाए कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के दरमियान ये दोनों बराबर नहीं होंगे, फिर भी अगर हमें आवाज़ सुनाई देने लग गई तो हम कहेंगे कि आवाज़ के रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वैलिड नहीं है। तो हम मेन चीज़ ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है या नहीं होता। उसके लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी किस तरह से है कि हम एक टेबल ले लें। ये फर्ज करें जी हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर जी आपने 2 पाइप ले लेने हैं, 2 पाइप रखने हैं। ये हमारे पास एक पाइप यहाँ पर आ गया यूं, और इसके साथ एक पाइप आप यहाँ पर रख लें, ठीक है। ये पाइप हमारे पास आ गया है। जिस तरह आपको देखें ये वीडियो में नज़र आ रहा है कि 2 पाइप आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। उस 2 पाइप रखे हुए हैं और इन दोनों पाइप्स के सामने यहाँ पर इस जगह पर एक वाल रखी हुई है, या इस तरह का एक कार्डबोर्ड रख दें। मकसद क्या होगा, उसका मकसद ये होगा कि यहाँ से साउंड जाए, टकरा के वापस इस पाइप के अंदर एंटर हो। ये हमारा टारगेट है, ये चीज़ समझनी है। अच्छा, इसमें ये वाली जो साइड है ओपन साइड, इस ओपन साइड पर आप कोई क्लॉक रख दें, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। इस साइड पर हमने जी इसमें क्लॉक रख दिया। क्लॉक की टिक टिक को हमने ऑब्जर्व करना है, या ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉक रखें, यहाँ पर आप ठहर के बोल भी सकते हैं। हल्की आवाज़ में आप बोलें, इतनी आवाज़ हो कि जो सिर्फ पाइप के अंदर से एंटर हो उसके बाहर ना जाए, हल्की आवाज़ में आप बोल सकते हैं। और इस साइड पर कोई बंदा ठहरा दें जो कि इस वॉइस को क्या कर रहा हो, सुन रहा होगा। ठीक हो गया, ये हमने ऑब्जर्व करें। अब होगा क्या, होगा ये कि जब यहाँ से क्लॉक की टिक टिक जाएगी और वो साउंड प्रोड्यूस होगी, वही साउंड क्या होगी, वेव की फॉर्म में यहां से जाए, क्या करते हुए, रिफ्लेक्शन करते हुए, इस पाइप की वाल से रिफ्लेक्शन करते हुए पहुंचेगी इधर पहुंचने के बाद अब मुझे बताएं कि यहाँ इंसिडेंट एंगल कैसे निकालेंगे। बताया हुआ है नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रा करना है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंसेप्ट चैप्टर नंबर 10 में रिपल टैंक वाले टॉपिक के अंदर। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जब भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को चेक करना होता है तो हमें सबसे पहले इंसिडेंट रे के दरमियान यहाँ उस जहाँ लाइट टकरा रही होती है या वेव टकरा रही होती है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करना है 90 डिग्री एंगल पर। तो ये मैंने ग्रीन कलर से एक नॉर्मल ड्रा किया है 90 डिग्री एंगल पर। अब इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा, इस एंगल का क्या नाम होगा, इंसिडेंट एंगल। क्या नाम होगा, इंसिडेंट एंगल। अच्छा, अब अगर आप इस वीडियो में सुने जरा गौर से तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल अभी बराबर नहीं है। वीडियो में ये नजर आ रहा है आपको कि उसने थोड़ा सा इधर किया हुआ है तो आपको साउंड सुनाई नहीं दे रही। समझ आ गई। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको नेक्स्ट थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हैं। आगे शिफ्ट करने का मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को बराबर कर रहे हैं। अब देखें, जैसे ही इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हुए हैं तो अब आपको आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई है।
ठीक हो गया। तो यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये आइडिया कर लिया, ये हमें बात क्लियर हो गई कि अगर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे तो साउंड की रिफ्लेक्शन होगी क्लियरली, और हमें यहाँ क्लियरली वॉइस भी सुनाई देगी। और ये एक्टिविटी इस चीज़ की पहचान है कि वाकई ही साउंड की रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि इसमें हमने ऑब्जर्व कर लिया कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर था तभी आवाज़ सुनाई दी थी, जब बराबर नहीं था तब आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। तो ये एक्टिविटी भी क्लियर हो गई कि वाकई साउंड की रिफ्लेक्शन होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक है जी स्पीड ऑफ साउंड, या इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कह सकते हैं, साउंड की रफ्तार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड को हमने ऑब्जर्व करना है डिफरेंट मीडियम के अंदर। किसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? डिफरेंट मीडियम में। अब मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। साथ के साथ हमने साउंड को स्पेस में भी ऑब्जर्व करना है या वैक्यूम में भी ऑब्जर्व करना है। तो 4 में मीडियम बना लेता हूँ। फर्ज कर लें कि ये मेरे पास एक पहला मीडियम है, ये इस जगह पर, इस मीडियम को मैं नाम दे देता हूँ, सपोज दिस इज सॉलिड मीडियम। ये फर्ज कर लिया हमारे पास एक सॉलिड मीडियम है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और मीडियम बना देता हूँ, सपोज दिस इज लिक्विड मीडियम। उसके बाद नेक्स्ट मीडियम बना लेते हैं, गैस मीडियम बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद एंड पर एक चौथा मीडियम बना लेंगे। वो चौथा मीडियम क्या है हमारे पास? वैक्यूम बना लेते हैं, या इसको समझ लेते हैं कि यहाँ स्पेस मौजूद है। यानी हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये समझ रहे हैं एक ही जगह पर, ताकि हमें कंपैरिजन के तौर पर समझ आ जाए कि जब साउंड मुख्तलिफ मीडियम में से पास होती है तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये हमारे पास है जी सॉलिड, ये हमारे पास है जी लिक्विड, और ये हमारे पास है जी गैस, और ये हमारे पास है जी स्पेस। अब बताएं मुझे क्या फ़र्क होता है? सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब क्लोजली पैक और ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। चैप्टर नंबर 7 9th में पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ जो मॉलिक्यूल होंगे वो सारे एक दूसरे के करीब करीब हैं और क्लोजली पैक हैं, और इनका ऑर्डर भी प्रॉपरली होगा, ये प्रॉपरली ऑर्डरली पैक होंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूल सॉलिड के मैंने बना लिए। इसके साथ ही अब क्या कर रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल या कोई भी लिक्विड है उस लिक्विड के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। पढ़ा था आपने कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान सेपरेशन सॉलिड के मॉलिक्यूल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। ये मैंने सेपरेशन इनके अंदर थोड़ी सी बढ़ा दी है, ठीक हो गया। ये सेपरेशन इनके अंदर बढ़ चुकी है, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सेपरेशन इनके अंदर ज़्यादा है, जबकि गैसेस में क्या पड़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, और उस रैंडम मोशन के साथ साथ उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेपरेशन है वो लिक्विड की निस्बत भी ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये कुछ मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, और इनके दरमियान जो मेजर चीज़ है वो क्या है? सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। ये हमने गैस के मॉलिक्यूल बना लिए। उसके बाद स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं बनाए हुए हमने, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा? यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ एक आदमी ठहरा हुआ है या कोई भी हमने साउंड सोर्स रखा है, यहाँ से जहाँ से साउंड जनरेट हो रही है, यहाँ से जी साउंड पैदा हुई, और वो साउंड वेव आगे की तरफ वैसे तो तमाम साइडों पे जाएंगी, बट चूंकि हमने समझना है सिर्फ सामने पड़े हुए मीडियम के बारे, तो मैं सिर्फ साउंड वेव्स की डायरेक्शन कहाँ कर रहा हूँ? सामने पड़े हुए मीडियम की तरफ। तो साउंड वेव इस सिमत में जा रही है, ठीक हो गया। ये साउंड वेव इस तरफ को ट्रैवल कर रही है। अब साउंड वेव की ट्रैवलिंग के दौरान पहले वो पास होगी सॉलिड से, फिर पास होगी लिक्विड से, फिर पास होगी गैस से, फिर पास होगी स्पेस से। अब आपको पता है साउंड जब मूव करती है क्या लेके जा रही है? एनर्जी कैरी करके जा रही है, और जो ही ये सॉलिड में एंटर होगी तो क्या करेगी? उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगी। जो ही एनर्जी देगी, ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेंगे, फौरन ये मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को एनर्जी शिफ्ट करेंगे फौरन आगे, यानी ये एनर्जी लेकर वाइब्रेशन करेंगे, ड्यूरिंग वाइब्रेशन उसको शिफ्ट कर देंगे, फिर ये वाइब्रेशन करेंगे आगे शिफ्ट कर देंगे। यूं इस तरह आप देखेंगे विद इन नो टाइम साउंड वेव अपनी एनर्जी कैरी करके इसमें से चली गई है।
समझ आ गई? इसके बरक्स जब यहाँ पर आएंगे, इधर से साउंड वेव पास होती हुई जिस वक्त अब वो दोबारा पहुंचेगा कहाँ, लिक्विड में। लिक्विड में भी सेम वही मैकेनिज्म होगा, एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी अगले पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल को शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम इसकी निस्बत ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जब ये गुजरने लगेगी तो इसको गुजरने में इस साउंड की जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ से बात क्लियर हो गई कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज लेस, जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड क्या है, ग्रेटर है। सिमिलरली अब वही वेव जब यहाँ से ट्रेवल करती हुई किस में से जाएगी, गैस में से। गैस में से जो इंटर होगी, इंटर होने के बाद अब यहाँ तो मॉलिक्यूल के दरमियान गैप ही बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ से गुजरते हुए ये मॉलिक्यूल को जब एनर्जी देगी तो ये अब अगले मॉलिक्यूल को एनर्जी पहुँचने तक इन दोनों की निस्बत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि यहाँ से इसको बाहर निकलने में इसकी निस्बत टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस जगह जो स्पीड होगी गैस के अंदर वो इसकी निस्बत भी कम होगी। मैंने 2 एरो नीचे की तरफ लगा दी है, यानी इसमें इसकी निस्बत भी कम। जबकि यहां अगर बात करें स्पेस में, हाँ जी अनिल, स्पेस में से जब यहां गुजरेगी क्या होगा, गुजरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मीडियम अगर होगा तभी ट्रेवल कर पाएगी, अगर मीडियम नहीं होगा ट्रेवल नहीं करेगी। तो इसके अंदर मीडियम ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ से साउंड यहाँ तक पहुँचेगी और ये इस स्पेस में से पास ही नहीं हो सकेगी। क्लियर होगी बात? तो ये चारों चीज़ों का हमने कंपैरिजन कर लिया। अब इनके कंपैरिजन के बाद इनकी आपस में वैल्यूज चेक कर रहे हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर इनका कंपैरिजन किया जाए स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैस में स्पीड ऑफ साउंड की ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, क्या होगी स्पीड ऑफ साउंड की ऑब्जर्वेशन। तो अब पहला कंपैरिजन है ये लिक्विड का गैस से कंपैरिजन, लिक्विड का गैस से। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, यानी ये 5 गुना इससे ज्यादा होती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 टाइम। ये एमसीक्यू आपने याद रखनी है। लिक्विड में साउंड की रफ्तार गैस के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। अब कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? अब कंपैरिजन कर रहे हैं इसका कि सॉलिड में साउंड की रफ्तार गैस के मुकाबले में 15 गुना ज्यादा है, 15 टाइम। ये 2 एमसीक्यूज आपकी बुक में दी गई हैं। तो ये आपने इन दोनों का कंपैरिजन आपने माइंड में रखे हैं। अब जाहिर बात है कि ये 5 है, ये 15 है, तो बताएं सॉलिड में रफ्तार लिक्विड के मुकाबले में कितनी होगी? 10 गुना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इनका सॉलिड की में जो स्पीड ऑफ साउंड है लिक्विड के मुकाबले में वो 10 टाइम ग्रेटर होगी, 10 टाइम्स। तो ये हमारे पास हो गई इनका आपस में मुख्तलिफ मीडियम में स्पीड का कंपैरिजन, और ये एमसीक्यू भी पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इसकी इफेक्ट, स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर पर इफेक्ट करती है या डिपेंड करती है, या किन फैक्टर के चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती है किसी पर्टिकुलर मीडियम। अब अगर फर्ज करें इसी रूम की बात कर लें, इसी रूम की मिसाल ले रहा हूं और इसी रूम में मैं मुख्तलिफ फैक्टर चेंज कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से फैक्टर चेंज किए जा सकते हैं? यहाँ पे हम जी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं, हम इस कमरे के अंदर या तो ड्राइनेस लेके आ सकते हैं या नमी लेकर आ सकते हैं, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेके आ सकते हैं, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर लेके आ सकते हैं। या एक और काम क्या हो सकता है, हम इस कमरे के अंदर हवा को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब हवा की डेंसिटी कम कर सकते हैं या हवा की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस पर डेंसिटी का इफेक्ट भी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनकी हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है। इन 4 फैक्टर में से में एक एक फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे और हर फैक्टर की हमने डिपेंडेंसी चेक करनी है कि ये किस किस तरह ये एक
दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहला फैक्टर देख रहे हैं जी टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होगा, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से हम ये देख रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारा रूम है, इस रूम के अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जी, इस रूम में हमने पहले टेम्परेचर बढ़ा के चेक करना है, फिर उसके बाद हमने प्रेशर बढ़ाना है और कम करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, साथ ही हमने उसमें नमी ह्यूमिडिटी कम करनी है या ज़्यादा करनी है, और उसके साथ ही हमने इसी रूम के अंदर डेंसिटी कम या ज़्यादा करनी है। अब ये इसमें फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पहला फैक्टर क्या है टेम्परेचर। अगर मैं इस रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसका रिलेशन होता है स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर अंडर रूट के डायरेक्टली होती है। ये रिलेशन आप लोग जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 के अंदर। फिलहाल याद रखें स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड रूम के अंदर या किसी भी जगह किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में बढ़ जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, साइड इंफॉर्मेशन, साइड में देखें टेबल बनी हुई है, इस टेबल में देखें वो नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, देख रहे हैं। तो अब टेम्परेचर जैसे जैसे वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप उस टेबल के अंदर ऑब्जर्व करें कि इस टेबल में टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसमें स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही है। तो ये बात क्लियर हो रही है टेबल की वैल्यूज चेक करके कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड कम, अगर ऊपर की तरफ जाएं इस टेबल में तो टेम्परेचर कम करें तो स्पीड ऑफ साउंड कम होती जा रही है। तो पहला फैक्टर तो हो गया कि टेम्परेचर से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा फैक्टर, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं क्या इफेक्ट होगा जी, कोई बता सकता है। प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेशर बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा इसको। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। याद रखिएगा, मैं प्रेशर बढ़ाऊं या कम करूं स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है हमारे पास, ये फार्मूला अभी मैं आपको बता रहा था और वो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में जाके। वो फार्मूला V इज इक्वल टू गैमा P अपॉन रो। रो कहते हैं डेंसिटी को, जो कहते हैं इसको डेंसिटी को। ये है स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप गौर करें, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। फार्मूला एक और होता है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू रो GH। 9th में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा, नहीं पढ़ा? वहां पर हाइट कांस्टेंट थी, G की वैल्यू कांस्टेंट। डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगी, डेंसिटी कम करेंगे प्रेशर कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी डबल करेंगे प्रेशर डबल हो जाएगा, डेंसिटी हाफ करेंगे प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। अब चेक कर रहे हैं हम कि अगर मैं यहाँ से प्रेशर बढ़ाता हूँ, इसका मतलब है प्रेशर अगर डबल हो रहा है तो डेंसिटी भी डबल होगी। अगर प्रेशर हाफ हो रहा है डेंसिटी भी हाफ हो रही है। फर्ज कर लेते हैं कि मैं प्रेशर को कर देता हूँ डबल। अब इसी इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू गैमा। प्रेशर अगर डबल कर दिया है तो इस रिलेशन के मुताबिक डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये कैंसिल हो गए, दोबारा वही फार्मूला मिल गया ना। तो पता लगा कि आप प्रेशर बढ़ाएं या कम करें तो वो दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा वही सेम फार्मूला मिलेगा। तो ये वैसे इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। बट सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, आइदर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर हम देख, ये डेंसिटी वाला फैक्टर भी अब हमें समझ आ गया कि डेंसिटी वाला फैक्टर क्या कर रहे हैं। अब तीसरी चीज, अगर हम डेंसिटी बढ़ा दें, क्या कर दें, डेंसिटी बढ़ाएं, क्या होगा। इस फार्मूले पता लग रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अंडर रूट। स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अंडर रूट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी कम कर देंगे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ डेंसिटी की बात हो रही है। शर्त यह है कि हम प्रेशर और इसको गैमा, ये डाई एटॉमिक कांस्टेंट होता है, ऑक्सीजन जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये डाई एटॉमिक कांस्टेंट है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वहाँ पे, उसके अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं। बहरहाल ये
इसको आपने अभी फिलहाल यहाँ नहीं पढ़ना। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इसके इनवर्स होगी, और ये हमने डेंसिटी का रिलेशन भी चेक कर लिया, प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी। लास्ट पैरामीटर है क्या? ह्यूमिडिटी। अगर किसी जगह पर नमी बढ़ जाए तब स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर नमी कम हो जाए स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्पीड ऑफ साउंड जहां नमी होगी ज्यादा, ह्यूमिडिटी होगी जहां ज्यादा, वहां साउंड की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई? और जहां ह्यूमिडिटी कम होगी यानी जहां ड्राइनेस होगी वहां स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगी। अब मैंने यहां दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी एक फिनोमेना है, ना कि फिजिकल क्वांटिटी। रिलेशन हमेशा किनके दरमियान बनाया जा रहा होता है? फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान। तो मैंने यहाँ पे ये तो कहा कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी कम होगी स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, बट दरमियान में मैंने डायरेक्ट या इनवर्स नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, इस वजह से रिलेशन नहीं बना सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसके बढ़ाने से इस पर क्या इफेक्ट होगा, इसके कम करने से इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये हमारा जी स्पीड ऑफ साउंड वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।